सो गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज एक बार फिर से एक और न्यूज आ चुकी है। यस, क्वार्टर टू की डेट कंपनी ने अनाउंस कर दी है। ऑल्दो प्री एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है क्वार्टर टू का वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। लेकिन क्वार्टर टू पर क्या आपकी नजर रहनी चाहिए कंपनी के रेवेन्यू पे या पर कंपनी के लॉसेस पर? नहीं, आपकी नजर रहनी चाहिए क्वार्टर टू के बाद में जो इन्वेस्टर और एनालिस्ट मीटिंग होगी, यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पर, कि कंपनी के इन्वेस्टर और एनालिस्ट मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। मेजर फोकस एज एन इन्वेस्टर वहीं पर होना चाहिए। कंपनी यानी वोडाफोन आइडिया का कोई भी क्वार्टर आता है तो IAM/NISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो डेट क्या अनाउंस करी है उसको यहां पर देखते हैं। सिर्फ 2 मिनट पहले ही कंपनी ने डेट अनाउंस करी है जब मैं आपके साथ में ये वीडियो डिस्कस कर रहा हूं। और डेट है कंपनी की 12 नवंबर। ठीक है, 12 नवंबर को कंपनी अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। एक मिनट, एक बार यहां पर एक पॉइंट और देख लेते हैं। 10 नवंबर को टू कंसिडर एंड अप्रूव। ठीक है, शायद 10 नवंबर की डेट है, एक बार इसको नोट कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेट जो है कंपनी की 10 नवंबर की है। रिजल्ट्स की डेट कंपनी ने 10 नवंबर की बोर्ड मीटिंग है, तो यहां पर कंपनी अप्रूवल लेगी कंपनी के रिजल्ट्स का। और 12 नवंबर की भी एक डेट कंपनी ने यहां पर अनाउंस करी है जो कि बताती है कंपनी के शट डाउन ऑफ ट्रेडिंग डाटा की। ठीक है, क्लोज क्लोज ऑफ ट्रेडिंग डाटा के बारे में भी कंपनी ने यहां पर अनाउंस किया। तो 10 नवंबर की आपकी डेट है क्वार्टर टू की, और 12 नवंबर कंपनी ने अपनी जो है क्लोज ऑफ विंडो होती है उसके बारे में कंपनी ने यहां पर बताया है। तो 10 नवंबर कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग रखेगी जहां पर कंपनी अप्रूव करेगी स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टर टू का। और क्वार्टर टू में आपको पता है आपका मेजर फोकस रहना चाहिए आरपीयू पर। अब भैया हम आरपीयू पर फोकस क्यों करें? हमें तो आरपीयू पर फोकस नहीं करना है भैया, क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर लगातार डूबता जा रहा है। तो ऐसे में मात्र आरपीयू ही है जो कंपनी को बचा करके रख सकता है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अच्छी बात है, वरना दिक्कत हो सकती है। सो मार्केट एक्सपर्ट्स का यहां पर क्या कहना है? क्रांति भाटिनी जो कि इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट एट वेल्थ मिल सिक्योरिटीज में काम करते हैं, इनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया में इस समय जो है सब्सक्राइबर लॉस काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार 21 महीने तक वोडाफोन आइडिया में सब्सक्राइबर लॉस चला है। ऐसे में अब मेजर फोकस रहेगा कंपनी के आरपीयू का जो कि लोएस्ट है। तीन मेजर टेलीकॉम है, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो, जिसमें वोडाफोन आइडिया थर्ड लार्जेस्ट है जहां पर आरपीयू सबसे लोएस्ट है, और जियो और एयरटेल उसके काफी आगे निकलते चले जा रहे हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि आरपीयू पर मेजर फोकस रहना चाहिए, और कंपनी ऑलरेडी अपना काफी सारा मार्केट शेयर भी खो चुकी है। ऐसे में कोई भी रिलीफ मिल पाना सरकार की तरफ से, वोडाफोन आइडिया को जरूरत है एजीआर पर रिलीफ मिल रहा है, यानी कि लगभग 84,000 करोड़ के आसपास को जो अमाउंट है एजीआर का, या फिर अदर लायबिलिटीज भी अगर मिलाएं तो टोटल 2 लाख करोड़ के आसपास का ड्यू है। यानी कि एक बड़ा रिलीफ चाहिए होगा, क्योंकि देखो आपके पास दो चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को जो है वापस से रिवाइज करा और कहा कि भैया सरकार इन दोनों चीजों पर बात करे, मतलब कि जो अभी डॉट ने अमाउंट ऐड किया उस पर भी, और साथ में इस टोटल एजीआर के ऊपर भी वापस से डिस्कशन करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने वापस से रिवीजन दिया ऑर्डर शीट का। लेकिन अगर ये रिलीफ दे देती है सरकार, मान लेते हैं बहुत ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक हो करके कि भैया मैंने शेयर में इन्वेस्ट करा है, मुझे सब मिलना चाहिए, मुझको ये रिलीफ भी चाहिए, तो भैया हम इतना ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं तो ऐसे में बाकी कंपनीज भी खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि भारती एयरटेल। भैया भारती एयरटेल ने भी बोल दिया है कि हम सरकार के पास जाएंगे एजीआर के वेवर ऑफ के लिए। तो भैया अगर वोडाफोन आइडिया को सरकार जो है एजीआर रिलीफ देती है तो भैया भारती एयरटेल ना, मतलब भारती एयरटेल भी तो लाइन में खड़ा ही है कि भैया हमको भी एजीआर पर रिलीफ दो। अब भैया सरकार बार बार ये तो बोलेगी नहीं कि भाई तुम्हारे पास बहुत पैसे, तुम्हें जरूरत नहीं है,
पहले यही कहा था ना सरकार ने भारतीय एयरटेल को कि भैया तुम्हारे पास फंड्स की कमी नहीं है, तो भैया तुम्हें एजीआर रिलीफ क्यों चाहिए, तुम्हें नहीं मिलेगा, वोडाफोन आइडिया को दे सकते हैं, यही कहा था ना। तो भैया वोडाफोन आइडिया को अगर रिलीफ मिलता है तो भैया बाकी कंपनीज भी खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या अब सरकार टैक्स पेयर्स का पैसा उठा करके इन कंपनीज को वापस से रिवाइव करने की कोशिश करेगी। आपको मालूम होगा कि रिसेंटली बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए सरकार ने कितना ज्यादा अमाउंट ऑलरेडी या तो वेव ऑफ किया है या फिर डाला है, इन्फ्यूज किया है। अब भी वो चाहते हैं कि बीएसएनएल खड़ा हो, बीएसएनएल खुद से खड़ा हो जाए तो अच्छी बात है। अब वोडाफोन आइडिया के साथ भी यही केस है कि भैया बार बार इक्विटी कन्वर्जन कर दिया फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो भैया हम आपको कितना ही रिलीफ दे दें। तो ऐसे में रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर सरकार एजीआर रिलीफ के लिए जाती भी है वोडाफोन आइडिया के लिए, तो भैया आपको स्टेक डाइल्यूट करना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया में जो आपका 49% स्टेक है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। और अगर ये डाइल्यूशन होता है तो वोडाफोन आइडिया की दिक्कत तो फिर वही खड़ी होती है कि भैया अब फंड रेजिंग कहां से आएगी, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट्स ये भी है कि कोई भी वोडाफोन आइडिया में फंड देता है तो वो सिर्फ इस भरोसे पर देगा कि सरकार साथ खड़ी है। लेकिन एक बार फंड जो आपका इक्विटी है वो डाइल्यूट कर दिया सरकार ने, तो भैया फिर सवाल वही आ जाता है, अब पीछे कौन खड़ा है, फंड्स कहां से मिलेंगे। तो ऐसे में ये रिपोर्ट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये पूरा पैराग्राफ इसी सवाल को वापस से उठाता है। यानी कि हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक जाते हैं, हम जाते हैं कि भैया सरकार क्या करती है कि टैक्स पेयर का पैसा उठा करके वोडाफोन आइडिया को रिवाइव करने में लगा देती है। अब भैया क्या होगा, वोडाफोन आइडिया रिवाइव कर जाएगा, खड़ा हो गया, वापस से कर्जा खत्म है, भैया पैसा कहां से आएगा। मेन बात तो अब भी सवाल वही रह गया कि फंड्स कहां से आएंगे। और अगर एजीआर रिलीफ कर दिया, सब कुछ मिल गया वोडाफोन आइडिया को, लेकिन फंडिंग नहीं आ रही है, तो भैया हम चार्ट पर कहां खड़े होते हैं, अब उस पर आते हैं। ठीक है, आई गेस ये पॉइंट ना, जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं, ये आपको लगा होगा कि भैया क्या घुमा फिरा दिया, कोई मतलब नहीं है तेरी किसी बात का। मतलब तब तक नहीं है जब तक आप कानों से नहीं सुनोगे, तब तक कोई मतलब नहीं है। जब तक आप सिर्फ ये सोच करके सुनोगे कि भैया तू बोल दे कि 20-30 चला जाएगा, तब तक कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब तब बनेगा इन सभी पॉइंट्स को जो भी इस वीडियो में अभी तक हमने डिस्कस किया, वो तब मतलब बनेगा, आपको तब मतलब समझ में आएगा जब आप असलियत को देखोगे। 2020 के अंदर मुझे अच्छे से याद है, जब 2019 बल्कि 2020 में नहीं 2019 में जाएंगे, 2019 नवंबर के महीने में जब मैंने पहली बार वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद जब वोडाफोन आइडिया वापस से ड्रॉप कर गया था अराउंड 2.90 के आसपास, ठीक है, तब मैंने इसमें बड़ा अमाउंट ऐड किया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। फिर क्या हुआ, तब मुझे नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल नहीं, तब मैं भी ऐसी हवाबाजी में होता था कि भैया मैंने इन्वेस्ट कर दिया तब मैं, लेकिन पर चीज क्या थी यहां पर, तब मेरा यूट्यूब भी नहीं था, तो नॉलेज भी नहीं थी भैया, पता भी नहीं था भैया मार्केट कैसे काम करता है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने क्या किया, मैं 290 पर वोडाफोन आइडिया लेकर के बैठ गया। मैंने क्या किया, मैंने भी आप लोगों की तरह, व्यूअर्स की तरह ही, वैसे तो आई एम NISM 7 सर्टिफाइड आज की डेट में, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट समय सबका खराब आता है, समय सबका अच्छा भी आता है। तो उस समय मैं भी आप लोगों की तरह यूट्यूब पर लोगों की वीडियोस देखता था भैया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार पूछ लिया, किसी यूट्यूब पे लाइव सेशन था कि भैया मैंने वोडाफोन आइडिया ले रखा है, मैं क्या करूं, मैंने वोडाफोन आइडिया ले रखा है, मैं क्या करूं। तो उन यूट्यूबर का जो भी ओनर था उस यूट्यूब चैनल का, उसका मैसेज में, उसका रिप्लाई मुझे आया उसी लाइव सेशन में, और बाकी व्यूअर्स का भी कुछ 2-4 व्यूअर्स का आया था गालियां देते हुए कि भाई क्या कर रहा है, बंद हो जाएगी कंपनी। ये बात है 2020 की। तो भैया मैं डर गया, मैंने कहा कि भैया अगर ऐसा हो गया, मुझे तो पता नहीं है भैया, शायद ये समझदार है, इनको पता होगा। तो मैंने क्या किया, नहीं सुनी मैंने उनकी बात। मैंने कहा भाई मुझे मार्केट का नहीं पता, लेकिन भैया पढ़ा लिखा तो हूं, LLB कर रखी है भैया, एडवोकेट है हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, UPSC भी कर रखा है भैया, इतना कुछ कर रखा है भैया, पढ़े लिखे तो है हम, कम से कम रिसर्च तो कर सकते हैं जाकर के। क्या पड़ता है रिसर्च करने के अंदर, भैया पढ़े लिखे हो, रिसर्च करो जाकर के। मैंने किया। अगर मैं उस समय उनकी बात सुन लेता तो भैया 290 पर मेरा तो गया था गेम, मैं निकल जाता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च किया, होल्ड करा, और सिर्फ 4-5 महीने के अंदर अप्रैल 2020 के आसपास
वोडाफोन आइडिया चला गया था लगभग 11 के आसपास। मतलब जो मैंने इन्वेस्ट किया 290 पे वो 11 पर चला गया। तो भैया उन लोगों की तो घंटी बज गई होगी जिन्होंने उस समय कहा कि भैया बेचो तो बेकार है, कंपनी बंद हो जाएगी। तो आज भी आपको इस तरह के एलिमेंट्स दिखते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, जो कि गिरावट पर कहते हैं भैया कंपनी बंद हो जाएगी। अगर 2-4 रुपए ऊपर बढ़ा दो तो उनकी शक्लें 20-30 रुपए वाली हो जाती है कि भैया अब तो यहां से 20 चला जाएगा, 30 चला जाएगा। तभी कहते हैं हवाबाजी मार्केट में काम नहीं करती है। सही रिसर्च, चाहे आप मार्केट के बारे में जीरो ज्ञान हो लेकिन पढ़े लिखे तो हो, तो भैया रिसर्च करना चाहिए। आई गेस ये पॉइंट क्लियर है भैया, ये बहुत जरूरी चीज है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको जब भी वोडाफोन आइडिया की बात करता हूं, चार्ट पर लेकर के आता हूं, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भैया रेंज है, उस रेंज के अगेंस्ट जाना मुश्किल है। ठीक है, तो आपको पता है 10-40 आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है, 9-40 आपका मिड रिस्ट्रिक्शन है। ये गैप जो है ये फिल तभी होगा जब आपके पास कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए। 8.80 8.50 आज की डेट में इंपॉर्टेंट बेस है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। 10-40 ब्रेकआउट करता है तो 11-20 आपका नेक्स्ट टारगेट है। 11-20 पर भी आपका ऑप्टिमिज्म बना रहता है तो 11-20 के बाद आपकी पोजीशन कहां बनती है? 12.60 पर। तो ये लेवल्स हमको मालूम होना जरूरी है। हर न्यूज पर वोडाफोन आइडिया का गेम बदल जाता है। तो चार्ट को सही तरीके से समझो, रिसर्च करते रहो, एनालिसिस करते रहो। रिपोर्ट्स वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड बहुत खराब भी आएंगी तो कुछ बहुत पॉजिटिव भी आएंगी, लेकिन जब तक हम अपना दिमाग नहीं यूज करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।